हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तो जैसा कि मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। इस सीरीज में मैं क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर कवर करूंगा। आप इसको लगातार मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपना इस चैप्टर को, ज्योग्राफी को पूरा खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लेके बोलते हैं माता रानी की जय। शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट को। हमें किसके बारे में पढ़ना है? इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? तो व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मतलब जो भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग, मतलब चारों ओर देख रहे हैं, वह इन्वायरमेंट ही है। मीन्स, क्या आपका फ़ोन एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है? जी हाँ। क्या घर एक इन्वायरमेंट है? जी हाँ। किताब में कॉपी, जो सब कुछ है, इन्वायरमेंट है? जी हाँ, ये सब ही इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट की डिफिनेशन होती है। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट होते हैं जो मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक ह्यूमन होता है जो स्वयं मानव है। दूसरा ह्यूमन मेड थिंग्स। और तीसरा नेचुरल। धरती पे तीन ही चीजें एग्जिस्ट करती है। एक ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, एक नेचुरल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, और एक ह्यूमन मेड थिंग्स, एक मानव द्वारा बनाई गई थी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये तीनों चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाती हैं, और जो कुछ हम देखते हैं यह सभी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है। आगे, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम? है, इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, एंड द फूड वी ईट, एंड लैंड वेयर वी लिव। यह हमें क्या बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? यह हमें वाटर ड्रिंक के लिए, एयर ब्रीथ के लिए, लैंड लिव के लिए, और फूड ईट के लिए प्रोवाइड करता है। ईट मतलब खाने के लिए। क्वेश्चन एक है, हाउ डू ह्यूमन मॉडिफाई बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन कैसे मॉडिफाई करता है? तो ये देखिए, जैसे कि आपकी कोई आवश्यकता है, आपको घर बनाना है, तो आपके घर बनाना है तो आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, एक छोटा सा इन्वायरमेंट है। आप क्या करेंगे? उसको काट देंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, फिर वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। तो इस प्रकार आप मॉडिफाई चेंज करते हैं इन्वायरमेंट को। आप सड़क बनाएंगे, जंगलों को काट देंगे, फैक्ट्री बनाएंगे तो पेड़ पौधों को काट देंगे। तो इस तरह अपने नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आप इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाएंगे। ये सब चीज़ें, इस प्रकार हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, मतलब हम कार चलाते हैं, लेकिन कार कार क्या करती है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, वाटर पॉट में कलेक्ट होता है। फूड सर्व्ड इन द वेसल्स, फूड को बर्तनों में सर्व किया जाता है। एंड लैंड यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जमीन का इस्तेमाल फैक्ट्रीज बनाने के लिए की जाती है। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ठीक है। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। यह है कैसे, मतलब ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट हमारा हो गया। अब एक चीज हमारी रह गई कि इन्वायरमेंट की कंपोनेंट क्या है, यह हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है? तो एक ह्यूमन खुद हो गया। ह्यूमन मतलब कि इंडिविजुअल, एक इंसान। ठीक है। इंडिविजुअल एक इंसान, उसकी फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सभी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगी। मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन भी एक इन्वायरमेंट है। आप नहीं कहते कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप पॉलिटिकल लोगों के बीच रहेंगे तो आप पॉलिटिक्स करना सीख जाएंगे। आप बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो बुद्धिमानी सीखेंगे। आप
नशे करने वाले लोगों के साथ रहते नशा सीखेंगे, ये सब चीज़ें हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स और मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। और नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फेयर और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर, ये सब चीजें आ गई। तो ह्यूमन में हो गया, और दूसरा ह्यूमन मेड थिंग्स, ह्यूमन मेड, और तीसरा नेचुरल। इसमें आप एक चीज थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि इसमें एक चीज कॉमन है कि इन्वायरमेंट तीन चीजों पे ही खत्म हो जाता है। एक ह्यूमन, एक इंसान खुद, और दूसरा ह्यूमन मेड थिंग्स, वो सभी चीजें जो ह्यूमन द्वारा, इंसानों द्वारा बनाई गई है, कपड़ा, कॉपी किताब, पेन, कलम, इरेजर, ये सब चीजें। एक नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर द्वारा जो सभी चीजें बनाई गई है, इन सभी चीजें आके नेचुरल इन्वायरमेंट को, परिभाषाओं को समाप्त कर देती हैं। मतलब इसमें केवल ह्यूमन आएगा, ह्यूमन मेड थिंग्स आएंगी और नेचुरल इन्वायरमेंट आएगा, ये सब चीजें हो गई। और आगे हमारा क्या है कि एक हमारा, बता दूं मैं आपको, कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर नीड, यह हमारी आवश्यकताओं के कारण चेंज हो रहा है। दे आर इंक्रीज डे बाई डे, हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग, इसलिए हम दिन प्रतिदिन मॉडिफाई होते जा रहे हैं। एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर इन्वायरमेंट, आवर नेचुरल सराउंडमेंट, और एक समय ऐसा आएगा जहां हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। द ये यही रीजन है कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट डे बाय डे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, क्योंकि हमारी चीजें, जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उसे फुलफिल करने के लिए हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर वह फुलफिल होगा, बिना नुकसान पहुंचाए तो फुलफिल होगा नहीं। आगे इसी में एक चीज है, आती है कि बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक और एक अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट में, अब यहाँ पे भी इन्वायरमेंट की केवल दो परिभाषा है, बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे, मान लीजिए हमें कुछ लिखना है, तो हम लिखेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स मेक एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट दो चीजों से ही बना हो, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक थिंग्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट, एनिमल, ये हो गए। या फिर प्लांट होंगे या फिर एनिमल होंगे, दो चीजें होंगी। और अबायोटिक में हमारा आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। तो अर्थ पर दो ही चीजें एग्जिस्ट ही करती हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो ये दोनों चीजें जब बना मिला दोगे तो इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर ही इन्वायरमेंट बना हुआ है, बायोटिक अबायोटिक। तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स, called biotic. Abiotic, the world of non-living elements, example land, called abiotic. Land भी हो गया, और सब चीज़ हो गई, जैसे चेयर हो गया, लैपटॉप हो गया, बुक्स हो गए, पेन हो गया, ये सब अबायोटिक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें जीवन नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारा इन्वायरमेंट की चीज़ें खत्म हो गई। थिंग्स एंड नेचुरल, देखो, द पीपल, देखो, द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर। प्लेस हो गया, पीपल हो गया, थिंग्स चीजें, और नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कॉल्ड इन्वायरमेंट। जैसे प्लेस हो गया, पीपल हो गया, और मान लीजिए थिंग्स हो गया,
और नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर हो गया। ये सभी चीज़ें जहाँ पे इकट्ठा मिलती हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर होती हैं, तो वह कहलाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का मैंने कई इन्वायरमेंट के कई डेफिनेशन मैंने दे चुके हैं आपको। पहला बायोटिक, अबायोटिक। दूसरा मैंने बताया ह्यूमन, ह्यूमन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स, नेचर नेचर मेड है। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो हम एक चीज आपको बताना भूल गए थे, ह्यूमन मेड में बैंक, बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज आ जाएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट में हाइड्रोस्फीयर क्या आएगा, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, और लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब क्या होगा, लैंड, और बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वह प्लेस होता है जहां लैंड, वाटर, एयर और एनिमल हो, एनिमल हो, ठीक है, एनिमल है वहां पे। जिसे मान लो ए, सॉरी, सही बनाता हूँ फिर ना, एक मिनट रुकिए। देखो, बनाते हैं हम इसको। ये मान लीजिए हमको बनाना है, क्या बना, बायोस्फीयर। तो ये हमारा मैप है। इसमें इतना एरिया में वाटर है, क्या है, वाटर, वाटर को वो क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। फिर यहाँ पे एयर भी होगी जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। फिर ये लैंड है जिसको हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। ये हो गया। फिर ये चीजें जो हैं, यहाँ पे पेड़ होंगे, ठीक है, पेड़ होने के बाद यहाँ पे घासें होंगी, ठीक। फिर यहाँ पे ह्यूमन होंगे, इंसान होंगे, ठीक है, उनकी झोपड़ी होगी, रह रहे होंगे। यहाँ पे उनके कुछ जानवर होंगे, मान लिया और भी हैं, जानवर हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों मिल जाएंगे, वहां पे बनेगा और जीवन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, मतलब जीवन वहां पे हो जाएगा, तो वो बनेगा बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स। तो वो बनेगा बायोस्फीयर, समझा है आपको। तो द प्लेस वेयर lithosphere, atmosphere and hydrosphere meets and create a life, create a life, जीवन, तो वो कहलाता है बायोस्फीयर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, तो हम पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट पर हमसे अब एक क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट में फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से लिया गया है, इन्वायरनर से लिया गया है। इन्वायरनर मीनिंग होता है नेबरहुड मतलब पड़ोसी, ठीक है, नेबरहुड मीन्स पड़ोसी। तो लिथोस्फेयर क्या है, इसमें पढ़ने वाली एक चीज है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ तो गया बस। और लिथोस्फियर, लिथोस्फियर इज सॉलिड क्रस्ट, लिथोस्फियर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है। और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फियर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है, अर्थ का जो थिन लेयर ऑफ द अर्थ है, यह मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल, इन सभी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आइए मैं बता दूं लिथोस्फियर
कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है, क्या है, अर्थ है, ठीक। तो ये अर्थ कुछ ऊपर तक रॉक्स होते हैं, धरा जमीन होती है, पेड़ पौधे होते हैं। थिन लेयर जो अर्थ के ऊपर होती है, यह होती है हमारा क्रस्ट, जिसपे माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, सॉइल, मिनरल्स मिलते हैं। सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ होती है, इसे क्रस्ट कहते हैं हम, ठीक है। और इसी क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसी चीज को। ठीक है, हाँ, चलिए अब आगे यहाँ से हम देखेंगे। हीट हो गया है लैपटॉप मेरा, ठीक। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट or the hard top layer of the earth. It's made of rocks, minerals, and covered by thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, irregular surface है, ठीक, such as mountains, plateaus, plain, valley, etc. ठीक है, etc. Landform are found over the continents and also on ocean floors. मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि जहाँ पे कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है, कहीं पे लेक्स है, कहीं पे रिवर है, तो ये केवल लैंड पर ही नहीं पाए जाते, ये ओशन के अंदर भी इस तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। दे आर एग्जाम्पल ऑफ क्रस्ट, मतलब ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, जो हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, एक डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहीं से मिनरल भी मिलते हैं क्रस्ट से ही। क्रस्ट के नीचे मेंटल आ जाता है, मेंटल के नीचे कोर आ जाता है, जो कि बहुत हीट होता है। इसको इस तरह डिवाइड करते हैं, एक क्रस्ट हो गया, फिर यहाँ मेंटल का हिस्सा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा कोर। तो क्रस्ट, ये हो जाएगा मेंटल, और ये हो जाएगा कोर। समझाया? आगे हमारा है कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू हाइड्रोस्फीयर, मैंने बताया है। It comprises various sources of water, different types of water bodies like rivers। यह comprises मतलब वेरियस, यह अपने में क्या शामिल करता है, विभिन्न प्रकार के वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशन, इट्स एक्सेट्रा। इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जल बहुत ही जरूरी है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, एयर की एक थिन लेयर है एटमॉस्फेयर, दैट सराउंड्स द अर्थ, दो अर्थ के चारों ओर घिरी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वह इसे यहाँ पे रखा हो, मतलब ये है अर्थ हमारी, और ये चीज के ऊपर लेयर है, ये मान लीजिए लेयर किसकी है, ये लेयर है एयर की। अब एयर अर्थ को छोड़कर दूर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के कारण एटमॉस्फेयर अर्थ को छोड़ ही नहीं पाता। यह फोर्स ग्रेविटेशन जो है अर्थ का, यह एटमॉस्फेयर को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, इसी बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रहा हमारा। आगे हम पढ़ेंगे, इट प्रोटेक्ट्स अस, जो हमारा एटमॉस्फेयर है यह हमें क्या करता है, यह हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। हार्मफुल रे से एंड स्क्रोचिंग मतलब बहुत ताप, हीट से, सन के। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर्स मिलकर बना हुआ है।
डस्ट से, गैसेस से, वाटर वेपर से। द चेंज इन एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब एटमोसफेयर में चेंज होगा तो चेंज किसमें, वेदर और क्लाइमेट दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक सीखने वाली चीज है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। वेदर, ठीक है, और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट जो है वह ईयर्स में बदलता है। कितने में, सालों में बदलता है। और मौसम जो है डे बाय डे फिनोमेना है, मतलब दिन प्रतिदिन का फिनोमेना है। आज धूप, कल आज धूप हो जाएगी, फिर आज ही बारिश भी हो जाएगी, फिर आज ही ठंडा भी लगेगा, उमस भी लगेगा। तो ये दिन प्रतिदिन जब बदलता रहता है, एनी टाइम चेंज, तो चेंज एनी टाइम, एनी टाइम। और क्लाइमेट चेंज, चेंज इन शॉर्ट पीरियड, यह है वेदर, छोटे समय में बदल जाएगा। चेंज इन अ लॉन्ग पीरियड, एक क्लाइमेट क्या है, किसी स्थान का क्लाइमेट जो है वह एक लंबे समय के बाद बदलता है, वो करता है क्लाइमेट। समझा। मतलब जैसे कि कहीं का क्लाइमेट ठंडा है और कहीं का क्लाइमेट गर्म है, तो ये वहाँ पे क्लाइमेट ठंडे क्लाइमेट है तो वहाँ ठंडा रहेगा, कोल्ड सीजन रहेगा, विंटर सीजन। जैसे कि यूरोप जो देश है वहाँ क्लाइमेट क्या है, वहाँ क्लाइमेट ठंडा है। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब क्लाइमेट थोड़ा हीट वाला क्लाइमेट है, गर्मी पड़ने लगती है यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो यहाँ का क्लाइमेट दूसरा, वहाँ क्लाइमेट दूसरा है। लेकिन वेदर क्या है, अभी देखिए आप, धूप होगा फिर अभी छाँव हो जाएगा, फिर अभी बारिश होने लगेगी, उमस होने लगेगा। ये वेदर वेदर है जो कि छोटे ही समय में चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट छोटे समय में चेंज नहीं होता। ठीक है। अब हमारा है, आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों एक साथ मिलकर क्या बनते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ पर एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, एयर और वाटर इंटर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। देखिए जो चीज़ अभी मैं बता रहा था आपको, वही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर, जस्ट एक मिनट। ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर, ठीक। ये हमारा लिथोस्फीयर, और यहाँ पे एयर है, उस एयर को हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीजें जहां मिलके लाइफ को सपोर्ट कर देंगी, ये रही लाइफ। ठीक है। जो लाइफ को अगर तीनों सपोर्ट कर देंगी तो वही बनता है सपोर्ट द लाइफ कॉल्ड बायोस्फीयर। क्या कहलाता है, कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर कहलाएगा। अगला हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं हम। व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, अब ये नई चीज सीखने को मिलेगी आपको कि इकोसिस्टम क्या। अभी तक हमने पढ़ा इन्वायरमेंट, हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, हमने पढ़ा हाइड्रोस्फेयर, हमने पढ़ा बायोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर शुरू करें। इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर। ठीक है, एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो जीवित प्राणी है
वे जो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, फिर वो इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट से, तो मेक इकोसिस्टम, तब एक इकोसिस्टम बनता है। इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, सभी जुड़े होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि आप कभी देखे होंगे कि शेर हिरन का शिकार करता है, हिरन पेड़ पौधों का शिकार करती है, अरे सॉरी, हिरन पेड़ पौधों पत्तियों घास को खाती है। तो इस तरह एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इकोसिस्टम में एनिमल एनिमल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर इस इंटरेक्शन करने के बाद ये एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, तो वहां बनता है इकोसिस्टम। समझा आपको? तो इकोसिस्टम इट इज सिस्टम फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, और केमिकल और फिजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, और जिसमें वो रहते हैं वहीं पे, जहाँ आप रहेंगे वहीं इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर पाएंगे ना, इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, सभी जुड़े होते हैं एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर से। मान लीजिए कोई जीव जो है, और जब एनिमल एनिमल से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करते हैं, मान लीजिए जैसे कि गाय हमें दूध देती है, तो हम गाय को क्या देते हैं, खाना देते हैं, खिलाते हैं, तो गाय हमें दूध देती है, तो इंटरेक्शन हो गया हमारा, समझ रहे हैं? फिर एनिमल जो होती है वह इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करेगी, इन्वायरमेंट से घास खाएगी, फिर इन्वायरमेंट में अपना जो होता है इसका गोबर वह करेगी, तो उससे खाद बनेगा, और खाद क्या होगा, पेड़ पौधों के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो ये चीजें होती हैं, तो उस तरह बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि एन एट एसएससी कैंप रवि क्लास वाज अटेंडिंग जेसी एक्साइटेड, व्हाट हैव यू डन फॉर, मतलब एक क्लास में जैसी कहती है कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है, इट रिमेंड में, यह मुझे दिखलाता है, माई होम इन केरला, मेरे केरला में जो मेरा घर है वहां पे। अब हम जानेंगे एक चीज और कि केरला है कहाँ भाई, कई लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, कई लोग केरला को आसाम समझ लेते हैं। ये हमारा मैप जब बनता है भारत का, तो केरला यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे क्या है, केरला। तो जैसी उसी की बात कर रही है कि यह मुझे केरला की याद दिलाता है, यू शुड कम एंड सी, तुम्हें केरला आना चाहिए और घूमना चाहिए, सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation, मतलब कैसे यहाँ पे कोकोनट ट्रीज पर और प्लांटेशंस पर बारिश होती है। ठीक, लश ग्रीन फील्ड्स मतलब ग्रीन जो हरे हरे घास का मैदान है वहां बारिश, और कोकोनट ट्रीज पर कैसे बारिश होती है। तो हीरा जो है वह जैसलमेर से, तो केरल का अपना अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, इसी तरह जैसलमेर में वी गेट नो रेन्स, हम रेन बारिश होती नहीं जैसलमेर राजस्थान में। तो राजस्थान का अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पे क्या मिलेगा, किक्कर मिलेगा वहाँ पे, स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू मिलेंगे, लिजर्ड छिपकली मिलेंगी, और स्नैक्स मिलेंगे आपको, सैंड मिलेगी, बालू मिलेगी, कैमल ऊट मिलेंगे। तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, वी सी ओनली कीकर सैंड एज फॉर एज आई कैन सी, जहाँ तक हमारी आँखें जाएगी वहाँ तक राजस्थान में क्या मिलेंगे, रेत मिलेंगी। तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, वहाँ कैमल्स भी आप पा सकते हैं। अगला है हमारा कि इकोसिस्टम हमारा खत्म हो गया, इसमें हम पढ़ेंगे इसको कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, 5 जून एवरी ईयर को क्या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लेक्चर की टाइमिंग बढ़ रही है। अब इसके साथ हम चलिए शुरू करते तेजी से खत्म करते से आगे हमारा कि यहाँ हो गया हमारा, अब यहाँ से पढ़ेंगे ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स,
ऑल प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स कहाँ हैं? डिपेंड इमीडिएट सराउंडिंग पर अपने डिपेंड होते हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और अक्सर ये एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंड होते हैं। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form a ecosystem। मैंने क्या कहा कि रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीवित जीव जंतु हैं उनके बीच रिलेशन, और जीवित जीव जंतु और एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशन होता है फॉर्म क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम बनाता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग पर एक दूसरे पर इन्वायरमेंट पर डिपेंड होते हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनता है? फॉर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हो गया हमारा। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, लार्ज रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, डिजर्ट का, माउंटेन्स का, लेक्स का, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड का भी इकोसिस्टम अपना हो सकता है, क्योंकि वहाँ मछलियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो अपना उसका इकोसिस्टम होगा। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड फ्रेंड प्लेड फॉर्म इकोसिस्टम? यस, यह एक इकोसिस्टम, अगर दो फ्रेंड्स अपना पार्क में खेले तो वह भी एक अच्छा इकोसिस्टम बना रहा है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, आगे हमारा है ह्यूमन इन्वायरमेंट। द ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और वे अपनी नीड के अनुसार ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करते इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं अपनी नीड के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, पहले ह्यूमन जो होता है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उसके जो नेचुरल सराउंडिंग है उसके अनुसार। दे लेड अ सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीता था, एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपने जो रिक्वायरमेंट है वो उसके नेचर जो होता है उसके अगल बगल उससे फुलफिल कर लेता था। विद टाइम नीड ग्रो, और समय के साथ उसकी नीड बढ़ी, एंड बिकम मोर वेरिड, और बहुत भिन्न बनने लगा हुआ। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, नए रास्ते खोजने लगा यूज और बदलने के लिए इन्वायरमेंट को। दे लर्न ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एंड लीड टू सेटल सेटल्ड लाइफ। तो क्या कहता है? क्रॉप्स को ग्रो करता है, डोमेस्टिक एनिमल का पालन पोषण, और फिर वह सेटल लाइफ जीना शुरू करता है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एज कॉमर्स डेवलप्ड होता है, इंडस्ट्रीज रिलेशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री बैठती है, लार्ज प्रोडक्शन होना शुरू होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिलेशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होगा कि ह्यूमन इन्वायरमेंट, पहले ह्यूमन क्या होता था? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडिप्ट कर लेता था, लेकिन डे बाय डे टाइम के साथ ह्यूमन के मानसिक विकास जब होने लगा तो इसको आवश्यकताएं उसकी बढ़ने लगी, और उस तो वह नए नए रास्ते, नई नई चीज़ों को खोजने लगा इन्वायरमेंट को बदलने और अपने अनुसार चेंज करने के लिए। फिर इस प्रकार वह इन्वायरमेंट को चेंज किया, और एक समय आया कि उसने इंडस्ट्रीज लगाई, जैसे प्रोडक्शन हुआ, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। इसी तरह कई चीज़ें इंसान दिन प्रतिदिन करना शुरू किया, जिससे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आना शुरू हो गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचर और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन इंसान को सीखना चाहिए कि उन्हें इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहना है और इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हारमोनियस मतलब एक अच्छे तरीके, जितने आपको जरूरत हो उतना इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर पानी आता, पानी बोरवेल से आता है, तो आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी की इस्तेमाल कीजिए, आप ज़्यादा पानी बर्बाद मत कीजिए। यही होते हैं इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ हमारा इन्वायरमेंट हो गया, और इको ये इन्वायरमेंट हो गया। आइए चलिए, अब हम जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे। हमने क्या क्या सीखा? तो हमने आज लेक्चर में क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले पढ़ा इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या है? जो आपके सराउंडिंग में जो सभी चीज़ें बायोटिक, अबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, वो इन्वायरमेंट है।
दूसरा इसके कंपोनेंट को पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें आ गया ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा हमारा आ गया नेचर, नेचुरल कंपोनेंट। ठीक, फिर तीसरी चीज हमने पढ़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मिलकर बनता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। इन सभी चीज़ों से, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, लिथोस्फेयर मतलब लैंड, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। और जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर जाती है, सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट होता है, वहाँ बायोस्फीयर बनता है। फिर हमने पढ़ा लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में हमने पढ़ा क्रस्ट। क्या पढ़ा? क्रस्ट, जो थिन लेयर ऑफ द अर्थ होती है, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर पढ़ा। एयर में हमने क्या पढ़ा? एयर में हमने पढ़ा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो एयर है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर है वह अर्थ के पास क्यों है? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के, इसलिए जो अर्थ के साइड में चारों ओर जो एयर है वह अर्थ से चिपकी हुई है। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें उस अर्थ से दूर जाने नहीं देता, नहीं तो ब्रह्मांड में निकल जाती और चली जाती और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती धरती पर, अर्थ पर। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। फिर अंत में हमने पढ़ा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने क्या पढ़ा कि जो भी, जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वह अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशन बनाते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीवित जीव जंतु वो फिर इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं? एक इकोसिस्टम का फॉर्म करते हैं। इकोसिस्टम एक रिवर का भी हो सकता है, एक झील का हो सकता है, एक तालाब का भी हो सकता है, किसी का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने इकोसिस्टम पढ़ा। ठीक, तो यहाँ हमने पढ़ा कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल, देखिए आपको एक और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटर इंटर इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ईच अदर। This relation between the living organisms as well as relation between the organisms and their surroundings form a ecosystem, एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। फिर हमने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम, जो छोटी चीज मैं आपको नहीं बता पाया, इट इज स्टेट इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम पहले इस्तेमाल किया जाता था, हमारे पूर्वज बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे कि वे सामानों को एक्सचेंज करते थे बिना पैसों के। ठीक, अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हों हम पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हाट इज इकोसिस्टम, पहला ही चीज़ है इकोसिस्टम क्या है। तो जो मैंने आपको बताया, क्या हमने बताया? मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं अपने सराउंडिंग्स, अपने इन्वायरमेंट पे, उसमें चारों ओर जो सराउंडिंग है उनका इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक रिलेशन बनाते हैं, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के बीच रिलेशन बनाते हैं, दैट्स फॉर्म अ इकोसिस्टम। ठीक है, ऑल, वही चीज़ यहाँ पे भी, ऑल प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन, क्या है यहाँ पे, जस्ट एक मिनट, ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर immediate surroundings, often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms and the surroundings form a ecosystem, जो चीज़ मैंने आपको बताई। What do you mean natural environment? Natural environment मतलब आपका क्या मतलब है, बताइए।
मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, मैंने क्या बताया, इन्वायरमेंट से संबंधित आपको क्या जानकारी दी? मैंने बताया कि इन्वायरमेंट जो है वह आपको लैंड रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड खाने के लिए, एयर ब्रीथ के लिए, वाटर ड्रिंक के लिए प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल इज इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट कैसे बनता है? इन्वायरमेंट बनता है कैसे? जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का रिलेशन होता है, वहाँ एक इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, मतलब चारों तरफ की चीज़ें होती हैं। व्हाट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट की मेजर कंपोनेंट क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन और नेचर इन्वायरमेंट। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज, रोड्स, फिर आपका प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, और मानव मेड जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, घर हो गया, ये सब चीज़ें मानव मेड। व्हाट इज लिथोस्फेयर? Thin layer of the earth, that's called lithosphere. Lithosphere जहाँ पे thin layer of earth called crust, और लिथोस्फेयर पे क्या होते हैं? लिथोस्फेयर माउंटेन्स, lakes, rivers, oceans, all minerals are, all things are found in on lithosphere. अगला है which are two major components, which are two major components biotic environment? Biotic environment के major components क्या हैं? एक प्लांट हो गया और एक एनिमल हो गया। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर कहाँ है, क्या है? जहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मीट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वह बायोस्फीयर कहलाता है। अब और सब चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है? मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप इसे कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? जाते जाते जो मैं हर बार बताता हूँ आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।